सही तौर तरीकों से नहीं पॉसिबल है तो वो नहीं पॉसिबल है। इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, बट स्टिल मतलब 700 करोड़ में से तो 140 हम इंडिया में ही है। इस देश में बहुत सारी सहूलियतें नहीं हैं। बहुत सारे बच्चे आज की डेट में पंजाब हरियाणा से यूरोप जाते हैं to get coaching on football, to get coaching on kabaddi, to get coaching on several sports जिनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो या तो वो लेबर बन के बहुत सारे यूरोपियन देशों में जाएंगे, या तो वो बहुत अच्छे स्किल्ड लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूएस ले जाएगा, या कुछ इंजीनियर्स को अफ्रीकन वर्ल्ड ले जाएगा फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन और व्हाटएवर एल्स। अब्रॉड में घूमना, अब्रॉड में पढ़ाई, अब्रॉड में नौकरी या फिर अब्रॉड में सेटलमेंट, ये कुछ चीज़ें आज इंडियन यूथ के लिए नीड ऑफ द आवर बनती जा रही हैं। और इस नीड को पूरा करने की एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, विच इज़ वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा अप्रूवल और गेटिंग अपॉइंटमेंट्स। अब ये सुनते के साथ ही लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर माइंड, कैसे करेंगे, कहाँ से अप्लाई करेंगे, किससे हेल्प लें, किससे हेल्प नहीं लें। So to cater to all those questions, we welcome you to this very section of Visa Udaan. And to discuss over these questions, I have a very special guest with me, the owner of one of the most trusted visa consultancy, Value Adds Visas, Mr. Zahoor Ahmed Sofi. Welcome to the show, sir. Namaste, darshako. Pleasure seeing you here, Dr. Thank Kirti. you so much, sir. And audience. I will be greeting you all to this podcast. तो बहुत सारे questions डॉक्टर साहब ने जिक्र करें. Hope we'll be able to answer all of them. Of course, sir. Start तो मैं इसी से करूँगी कि why have you chosen visa as your career? आपकी लाइफ का कोई ऐसा पहलू होता है जो आपको पेन देता है. Right. So visa या aspiration to move abroad was there. And when I went searching कि मुझे कोई help कर दो, बता दो, तो इतनी सारी कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन लोग देने लगे जो अपने आप को कंसल्टेंट बताते थे। तो इट रादर हेल्प की बजाय इट मेड अस चूज नॉट टू गो अहेड विद इट। तो वो एक एस्पेक्ट रहा इन दैट पोर्शन ऑफ आवर लाइव्स, जब मैं और मेरी बीवी डिस्कस करते थे कि ये चीज़ अगर हम कर पाएँ तो बेहतर रहेगा। कॉमन एक एस्पिरेशन है कि 2-3 गुना तनख्वाह ज़्यादा होएगी, इनकम कर पाएंगे, तो इट इज़ बेटर टू सेव टाइम इन लाइफ। तो वो एस्पिरेशन कहीं जब परवान नहीं चढ़ती है तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन रहता है। तो मेरे लिए वो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गया। आई ओवर अ फ्यू ईयर्स ऑफ माई नौकरी जॉब वगैरह करते करते वीज़ा कंपनीज के साथ काम किया। मुझे लगा देयर इज़ लॉट ऑफ स्कोप, देयर इज़ इनफ टू ऑफर टू पीपल, एंड ऑनेस्टली हर किसी को उसकी लाइफ में उसकी मंजिल तक पहुंचाने में अगर आप हेल्प कर पाते हो तो देयर इज़ नथिंग बेटर देन दैट। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली लोगों को कभी कभार सही बात सुनना नहीं लगता, बिकॉज इट टेक्स देम अवे फ्रॉम द वन, यू नो, द टारगेट, द गोल, मंजिल जो वो देखते हैं। बट सही तौर तरीकों से नहीं पॉसिबल है तो वो नहीं पॉसिबल है। कुछ चीज़ें इंडियन हिसाब से ही चलानी पड़ती हैं उसमें, तो वी टेल देम दैट। सो दैट बिकेम द फर्स्ट थिंग इन माई लाइफ व्हेन आई डिसाइडेड कि मुझे अब नौकरी नहीं करनी, तो व्हाट वुड आई डू बेटर। चैलेंज था क्योंकि वीज़ा और सॉफ्टवेयर्स ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं कि आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी रेडी रहो, देयर आर चेंजेस। 180-85 देश जो वीज़ा करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव आता है और यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। बट यस, 2017 में व्हेन आई डिसाइडेड टू हैंग अप माई बूट्स, तो दिस केम नेचुरली टू मी। वो जो अधूरा अपना जर्नी था, मुझे लगा कि लेट्स फुलफिल अदर्स जर्नी सो दैट वी कैन। उसके बाद
while we were doing business, I became a resident of a, Middle Eastern country. We are a resident right now there. But I keep traveling from India and, keep coming back, finish the work, come back. Okay. And at this point in time, numerous customers, जितने भी शॉर्ट टर्म वीज़ाज़ के लिए या लॉन्ग टर्म किसी की एस्पिरेशन है, इमिग्रेट करना है, बच्चे भेजने हैं स्टडी के लिए, तो वी बिकम द रीज़न और द पाथवे दैट हेल्प्स देम. ग्रेट. सो जैसे अभी आपने स्टार्ट किया बाय सेइंग कि ज़्यादा अर्निंग पॉसिबल है इन लेसर टाइम, राइट? सो दिस कम्स अप विथ टू वेरी मेजर क्वेश्चंस. फर्स्टली, ये क्या सिर्फ एक मिथ है या दिस इज़ ट्रू ऑल्सो? अगर मैं बाहर सेटल कर रही हूँ या मैं बाहर जॉब के लिए जा रही हूँ, ऑफ कोर्स आई एम अर्निंग अ लॉट मोर देन इंडियन करेंसी, बट मेरा एक्सपेंस भी तो फिर उसी करेंसी में होने वाला है जिसमें मैं अर्न कर रही हूँ. फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, क्या यही कंसेप्शन है, यही कॉन्सेप्ट एक रीज़न है कि हम इतना माइग्रेट कर रहे हैं? टू आंसर योर क्वेश्चन, यस. अब आप डॉलर में अर्न कर रहे हैं तो डॉलर में, मतलब जब आप केला खरीदने जाएंगी तो $1 का मिनिमम केला मिलता है यूएस में. मेजॉरिटी इंडियन माइंड यही देखता है कि मैं केला नहीं खाता यूएस में, जस्ट बिकॉज इट कॉस्ट मी अराउंड 70 रुपीज़, 84 रुपीज़ और व्हाटएवर द करंट रेट ऑफ कन्वर्जन इज. तो बिल्कुल सही, इनकम बढ़ती है तो इनकम के साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो वी आर लर्निंग, वी आर इवॉल्विंग, वी आर ग्रोइंग. हमारे देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप सीधा इमिग्रेट करने किसी भी देश में आप जाएं वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो इजीली एस्टैब्लिश्ड हैं, वो उस दौर से गुजर के आ चुके हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ की पॉलिसी कैसे होती है. And at the same time, we are so many. India is such huge, populous country that right now, if I'm not wrong, we've already crossed China. We are the most populous country in this world. मतलब 700 करोड़ में से तो 140 हम इंडिया में ही हैं. बढ़ते ही जा रहे हैं. And there is automation, there is lack of jobs, lack of infrastructure and everything else that makes us aspire कि हम बाहर के देशों में पढ़ने के ज़रिए, नौकरी के ज़रिए जाएं, ताकि अगर हम कुछ स्ट्रगल भी करें, हमारे बच्चों के लिए वो एक हमवार रास्ता बन जाए. इनकम पैरिटी या एक्सपेंसेस पैरिटी वो रहेगी. इट स्टिल इज़, हम $1000 अगर कमाते हैं तो 200-300-400 खर्च करते हैं, एज वी यूजुअली डू. कुछ घर भेज देते हैं और कुछ को सेविंग्स में रखते हैं. वी आर बेटर एज एन इंडियन माइंडसेट, जो हम इनकम और सेविंग का एक बैलेंस बनाते हैं. जो वेस्टर्नाइज्ड लोग होते हैं वो 5 दिन कमाते हैं, वीकेंड पे खर्च कर देते हैं और मंडे को उनके पास कुछ भी नहीं होता. दे लिव अ वीकेंड लाइफ. जहां हम इंडियंस अगर अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, तो हम यहाँ की जो एक हमारी आदतें हैं इनकम और सेविंग्स को लेके, हम उसी हिसाब से चलते हैं. तो वी स्टिल डू वेल, इवन दो इनकम के साथ खर्चे भी वैसे ही होते हैं, डॉलर में ही स्पेंड करते हैं तो डॉलर में अर्न करते हैं, बट स्टिल वी एंड अप डूइंग बेटर इन फॉरेन कंट्रीज. दैट इज़ व्हाई वी स्टिल, नो मैटर हाउ मच वी स्पेंड, तब भी हम बहुत बेहतर करते हैं बाकी सारे लोकल से या नेटिव से उस देश के. सो अभी जितनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट्स आती हैं फॉर गोइंग अब्रॉड, क्या यही एक मेजर रीज़न है कि हमें ज़्यादा कमाने को मिलेगा इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ व्हाई वी आर मूविंग अब्रॉड? हर किसी के अपने अपने रीज़न हैं डॉक्टर साहब. किसी के लिए एक यंग एज पे बस बाहर की दुनिया देखना ही इनफ है. मैं एक रेयर बंदा था जो कि हम कोएड स्कूल में पढ़े हैं. मेजॉरिटी लोग जो मतलब कश्मीर के रहने वाले हैं, उनके नसीब में कोएड स्कूल भी नहीं होता है. And even from co-ed background, I had never spoken to anybody. When I came to Delhi in 2002 for a job, यहाँ आके किसी लड़की के साथ बात करना, it was too difficult for me because I've never done it. How to speak, what to speak. तो वो चीज़ें हो सकती हैं. किसी का रीज़न कुछ भी हो सकता है. किसी के लिए मनी, किसी के लिए to be able to talk to anybody freely. किसी के लिए कि मैं वहाँ जाके कुछ बहुत अच्छा करूँगा, बहुत बड़ा करूँगा. कोई स्पोर्ट्समैन है यहाँ पे
जिसके लिए इस देश में बहुत सारी सहूलियतें नहीं हैं, बिल्कुल, तो वो बेचारा पहले से ही रेडी है कि मुझे यहाँ से निकल के कहीं बाहर और ऐसी जाना जगह जाना है। Correct. बहुत सारे बच्चे आज की डेट में पंजाब हरियाणा से यूरोप जाते हैं टू गेट कोचिंग ऑन फुटबॉल, टू गेट कोचिंग ऑन कबड्डी, टू गेट कोचिंग ऑन सेवरल स्पोर्ट्स, जिनका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल नहीं है। तो अपने अपने रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, मिडिल एज लोगों की रीजंस अक्सर इनकम को बढ़ाने के ही होते हैं। राइट। सो जैसे आपने ये मेंशन किया कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स कम है, अब टॉकिंग ऑन द टर्म्स ऑफ गवर्नमेंटल पार्ट ओनली, आपको और क्या लगता है, क्या ओवरलुक हमारी गवर्नमेंट कर रही है जिसकी वजह से वी हैव टू माइग्रेट आउटसाइड? आप चाहती नहीं कि मैं इंडिया में रहूँगा? नहीं सर, दिस इज़ अ वेरी मेजर टॉपिक। अगर हम अपने थ्रू भी इस चीज़ को स्प्रेड कर पाएँ कि व्हाट आर वी ओवरलुकिंग, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू हैव आर पीपल इन आर स्पेस, कि हम अपने रिसोर्सेज यूज़ करें, बाहर अपना मैन पावर ना भेजें, तो हम क्या ओवरलुक कर रहे हैं? वी हैव एन एडवांटेज, हमारे देश की एडवांटेज पॉपुलेशन है। हर देश जिस चीज़ में स्ट्रांग होता है उसे ऑब्वियसली यूटिलाइज करता है टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, जीडीपी जिसे कहें। तो हमारे पास आज की डेट में इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्टिव वर्ल्ड या इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, हमारे देश में ज़मीन, मैन्युफैक्चरिंग या लेबर उतनी सस्ती नहीं है जितनी चाइना है या साउथ ईस्ट एशिया में है। तो मैन्युफैक्चरिंग लाते लाते हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास सिर्फ लोग हैं, तो या तो वो लेबर बन के बहुत सारे यूरोपियन देशों में जाएंगे, या तो वो बहुत अच्छे स्किल्ड लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूएस ले जाएगा, या कुछ इंजीनियर्स को अफ्रीकन वर्ल्ड ले जाएगा फॉर ऑयल एक्सप्लोरेशन और व्हाटएवर एल्स। तो अभी हमारे पास यही एक ऐसा सोर्स है या ह्यूमन रिसोर्स है जिसको यूटिलाइज कर सकती है। अब एट गवर्नमेंट लेवल, इफ दे रियलाइज इट सूनर दैट दिस इज टू बी मैनेज्ड वेल, वी कुड, हम बहुत सारे ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं जिनका बहुत शोषण कहते हैं ना, हाँ। आपने सुना होगा, बहुत सारे गलत तरीकों से जाना, बिल्कुल। बहुत पैसा खर्च करने के बाद, इवन द मूवी दैट यू माइट हैव सीन, डंकी, 10 लोग निकलते हैं घर से ऐसे रास्तों पे जिन पे जान जाने का खतरा होता है और बल्कि जान चली भी जाती है। 3 लोग ही फाइनल पहुंचते हैं, और उसके बाद जब वो वहाँ लैंड भी करते हैं तो ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। आपको लीगल होना, आपको नौकरी मिलना, नौकरी मिलने के बाद आपको सही वेज, सही तनख्वाह मिलना, वो भी एक चैलेंज है। अगर आपको इतना दूर जाना ही था, इतनी मेहनत करके जाना ही था, और वहाँ पे भी वही 100 रुपये 200 रुपये की दिहाड़ी मिलनी है, तो इंडिया में क्यों ना करी जाए। तो गवर्नमेंट लेवल पे एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक दूर का नज़रिया, डाउन द लाइन अ डेकेड और 2, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा करा जाए कि हमारी लेबर जहाँ भी जाए हम उन्हें इतना सपोर्ट करें कि वो डरे ना रजिस्टर करने से कि हम इस देश में एज अ लीगल इलीगल रेजिडेंट हैं। एंड जब उनके ऊपर कुछ बुरा होता है, लीगल चैलेंजेस आते हैं, तो एम्बेसीज, जो भी कॉन्सुलेट्स होते हैं उन देशों में इंडिया के रिप्रेजेंटेशन के करते हुए, वो उन्हें हेल्प करें, वो उन्हें उस टाइम पे पनिश ना करें या उन्हें इग्नोर ना करें। अल्टीमेटली दे आर इंडियंस। तो वो चीज़ मुझे लगती है कि वी हैव टू बिकम बेटर, एंड आई डोंट वांट make it controversial, but foreign policy और थोड़ा बेहतर हो सकती है। जिन देशों से आपको कोई फ़ायदा होने वाला है उनको आप दुश्मन मत बनाइए, बिल्कुल। उनके साथ आप ऐसी मतलब मे बी इट्स बिकॉज द ग्लोब, अब दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है अब सोशल मीडिया के एडवेंट से, कि आप कुछ भी बोलते हैं तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच ही जाता है। और अब जिसको माइक मिला, कैमरा मिला, वो क्या बोलेगा, किस अकाउंटेबिलिटी के साथ बोलेगा, कोई कंट्रोल है नहीं, तो कुछ भी कोई भी बोल देता है। एंड एट टाइम्स व्हेन यू आर एट अ पोजीशन व्हिच हैज़ लॉट ऑफ पावर एंड अकाउंटेबिलिटी, तो वो इम्पैक्ट करती है आपके पड़ोसी देश को, किसी भी देश को ले लें, और वहाँ रह रहे इंडियंस के लिए वो या तो प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इट कुड बी हेल्पिंग स्टेटमेंट टू देम। सो हम क्या कहते हैं वो ऑब्वियसली
fact- देखा जाए कि इवैल्यूएट करा जाए क्या बोल रहे हैं. आई हैव हर्ड एग्जाम्पल्स ऑल्सो, और अभी हम बिफोर द शूट से डिस्कस भी कर रहे थे. अगर कोई वहाँ पे फंस जाता है, क्योंकि एज यू टोल्ड मी कि वेजेस आर वेरी लो, मतलब बहुत सारे लोग पासपोर्ट्स भी रख लेते हैं एंड हाफ ऑफ द रेट में उनको कर रहे, तो ऐसे टाइम पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं बाहर, उनको एम्बेसी से क्या हेल्प मिलती है जेन्युइनली, या ये सिर्फ कहने की बात है कि हाँ वो हेल्प कर देंगे? मिलती है. अब बहुत सारी मतलब मिडल ईस्टर्न कंट्रीज वाज अ प्रॉब्लम. एम्प्लॉयर्स आपके पासपोर्ट्स रख लेते थे. हमने मतलब एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उतना कुछ ज़्यादा नहीं किया. हमारी प्रेजेंस, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तब भी थी, 30 साल पहले भी वहाँ पे थी, अब भी है. बट अब वो देश अपनी डेवलपमेंट को देखते हुए अपने ह्यूमन इंडिसीज को जब इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आप वहाँ जाके कंपनियां खोलेंगे तो वहाँ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो कहीं भी हों. हमारे बिल्कुल पड़ोस में यूएई है, तो वहाँ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके कि आप एक ही कंपनी में एक ही देश से लोग मत रिक्रूट कीजिए. अच्छा जी, आपको पनिश नहीं कर रहे हैं बट आपको इंसेंटिव दे रहे हैं. अगर आप 5 देशों से लोगों को एम्प्लॉय करेंगे तो आपका जो आने वाला रिन्यूअल होगा, एनुअल रिन्यूअल होता है लाइसेंस का, हर किसी कंपनी का रिन्यूअल होता है, तो उसमें आपका जो एक टैक्सेशन पोर्शन है वो कम हो जाता है. अगर इंडियन कंपनी है और आपने अपने सिर्फ देसी लोग ही भर दिए तो आपका जो टैक्स स्लैब है वो खुद ही मतलब वो इंक्रीज हो जाता है. तो वो आपको बताते हैं कि आप अपनी डेमोग्राफी को बैलेंस रखिए, कंपनी को एक किसी चीज़ का गेटो मत बनने दीजिए. तो पॉलिसीज़ इस लेवल तक डिफाइन करी जा सकती हैं और किसी को कोई दिक्कत नहीं है. तो वो चीज़ें हमें भी थोड़ा सा सीखने समझने और चीज़ें करने की ज़रूरत है. अब पासपोर्ट रखने वाली बात अभी भी कुछ देशों में होती होंगी, बट इट इज़ वेरी रेयर दीज डेज. बट अनफॉर्चुनेटली जो कोई भी एक्सप्लॉइट करने वाला एम्प्लॉयर होता है, ही फाइंड्स हिज वेज ऑफ डूइंग इट, वेदर ही कीप्स द पासपोर्ट और कीप्स द वेजेस और पेज लेस. ये तभी हो पाता है जब आप इलीगली ट्रैवल करते हैं किसी देश में. आप अपने आप को बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि आप किसी और के हवाले अपने आप को कर देते हो. नाउ ही डिसाइड्स व्हाट ही इज गोइंग टू डू विथ यू. आप किसी मतलब आप डिपोर्ट होने के चक्कर में रिपोर्ट ही नहीं करते हो. बिल्कुल. भले ही हमारी एम्बेसी आपको हेल्प करने के लिए वहाँ खड़ी भी हो, बट आप एम्बेसी जा ही नहीं पाते हो. कहते मतलब यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट. वो सबसे पहले आपको डिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी. तो वो चैलेंजेस अगर हम अपने लिए अवॉइड करते हैं, लीगल रूट्स चुनते हैं, या हमारा देश थोड़ा सा और अपने पॉलिसीज़ को डेवलप करता है रिगार्डिंग, इवन इफ़ यू आर एन इलीगल इमिग्रेंट इन अ कंट्री, दैट यू प्रोवाइड देम लीगल सपोर्ट एट लीस्ट दैट मच, तो वो एक लाइफ बचा सकता है और उसको एक्सप्लॉइट होने से बचा सकता है. ग्रेट. तो अब कहाँ पे कौन सी कंट्री इजी है आपके लिए, कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होने वाला है आपकी साइकोमेट्रिक टेस्ट के अकॉर्डिंगली? अगर आप नौकरी करना चाह रहे हैं तो कौन सा कंट्री आपकी रिक्वायरमेंट, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंगली बेस्ट हो सकता है? And a lot more questions like this will be answering in the next episode. So stay tuned and like, share, subscribe. Bye-bye.